नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और देश दुनिया की खबरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे, साथ ही प्रदेश में क्या कुछ घटा बताएंगे। लेकिन आज शुरुआत करेंगे पश्चिम बंगाल की खबर के साथ। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में गुरुवार को कड़ी सुरक्षा के बीच हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। कई जगह पर पैरामिलिट्री फोर्सेज और पुलिस की पहरेदारी रही। आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर पुलिस से हालात ना संभले तो पैरामिलिट्री की तैनाती की जाए। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने हनुमान जयंती शोभा यात्रा में भाग लिया। उन्होंने कहा कि मैं सनातनी होने के नाते यहां आया हूं, राम के बिना हिंदुस्तान नहीं। वहीं बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी हुगली में शोभा यात्रा में हिस्सा लेने पहुंची, जहां पुलिस ने उन्हें यात्रा में शामिल होने से रोक दिया। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा इस पूरी खबर को समझिए। शोभा यात्रा को लेकर के लगातार इस बात की आशंकाएं थी, विवाद की, उसके चलते लगातार माहौल खराब नहीं हो, कानून व्यवस्था सही रहे, इसके चलते खास इंतजाम किए गए थे। उसके बावजूद भी बड़ी संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए। कुछ लोग नंगी तलवारें लेकर के शोभा यात्रा में शामिल हुए। उसकी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर 3 अलग अलग तस्वीरें हैं। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में लोगों में उत्साह देखने को मिला। बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। उसकी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पश्चिम बंगाल में ड्रोन से नजर रखी गई। मैंने बोला उनको कि आप लोग बात कीजिए, मुझे पूजा देने के लिए एटलीस्ट जाने दीजिए, क्योंकि ऐसे करके रोकना भी ठीक नहीं है। और वो लोग जो कारण दिखा रहे हैं, बोले कि आई एम द आउटसाइडर। आई एम नॉट द आउटसाइडर, आई एम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आई रिप्रेजेंट हुगली। 16 लाख वोटर्स का मैं प्रतिनिधित्व करती हूँ। मैं पार्लियामेंट में जाके हुगली के विषय को लेकर बोलती हूँ, तो आउटसाइडर कैसे हो सकते हैं? अरे श्रद्धालु के नाते आया है। पूरा बंगाल में शांतिपूर्वक हो रहा है, थैंक्स टू कलकत्ता हाई कोर्ट। तो वहीं देश भर में आज धूमधाम से हनुमान जयंती का त्योहार मनाया गया, जिसे लेकर के दिल्ली में श्रद्धालुओं में काफी उत्साह का माहौल देखा गया। दिल्ली के मशहूर और प्राचीन चांदनी चौक के नरसिंह हनुमान मंदिर समेत कई मशहूर हनुमान मंदिरों से शोभा यात्राएं निकाली गईं। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन यहां पर भी मुस्तैद नजर आया। इसी बीच जहांगीरपुरी इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच हनुमान जयंती का त्योहार मनाया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसके अलावा ड्रोन और घरों की छतों पर भी पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। जहांगीरपुरी में पुलिस ने शोभा यात्रा के लिए सिर्फ 200 मीटर का दायरा सुनिश्चित किया था, जिससे कुछ लोग नाखुश भी नजर आए। 3 अलग अलग तस्वीरें उत्साह की शोभा यात्रा की। भगवान हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन अलग अलग जगहों पर किया गया। हमने अपने सभी कार्यकर्ताओं को पहले से इंटीमेशन दे रखा है कि आपको बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से यात्रा निकालनी है। आज सिर्फ जहांगीरपुरी में ही नहीं, पूरे देश के अंदर हनुमान जयंती की यात्राएं निकल रही हैं। जहांगीरपुरी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। हमारे सभी कार्यकर्ता, देखो किसी के हाथ में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ध्वज मिलेगा, ध्वज जो हमारी सनातन संस्कृति का प्रतीक है। उसके अलावा किसी के पास कुछ नहीं मिलेगा। हमने अपने और अब आते हैं भाजपा की खबर पर, क्योंकि बीजेपी ने गुरुवार को अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को संबोधित किया। 45 मिनट तक पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि आज हनुमान जयंती है, तो उनके कामों का उदाहरण देकर भाजपा की कार्यशैली का जिक्र भी किया गया। प्रधानमंत्री की तरफ से प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी हनुमान जी की कैन डू एटीट्यूड की तरह से काम करती है और सबकी मदद करने की कोशिश भी करती है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्थापना दिवस के मौके पर बीजेपी कार्यालय पर तिरंगा फहराया। इसके साथ ही कमल का निशान भी बनाया। प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन को देश भर में बीजेपी कार्यालयों पर लाइव चलाया गया। वहीं सीएम योगी ने भी उत्तर प्रदेश में झंडा फहराया। तो दिल्ली में भाजपा के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दीवार लेखन कार्यक्रम के दौरान दीवार पर बीजेपी का लोगो पेंट किया। उसकी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 3 अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। बीजेपी के स्थापना दिवस को लेकर के कार्यक्रम का आयोजन, प्रधानमंत्री का संबोधन और तमाम जगहों पर लाइव प्रधानमंत्री का संबोधन सुना गया। आज हम सभी अपनी पार्टी का
स्थापना दिवस मना रहे हैं। मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को इस शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज देश भर में वॉल राइटिंग का कार्यक्रम लोकसभा प्रवास योजना के तहत हमारा प्रारंभ हुआ है। आज हमारा स्थापना दिवस है और स्थापना दिवस के दिन तय हुआ वॉल राइटिंग की शुरुआत करूंगा, श्री गणेश करूंगा और अब से कुछ समय बाद सभी प्रदेश अध्यक्ष अपने अपने स्थानों पर करेंगे और उनसे कुछ समय बाद सभी जिला के अध्यक्ष वॉल राइटिंग करेंगे और उससे कुछ समय बाद हमारे मंडल के सभी अध्यक्ष वॉल राइटिंग करेंगे। तो वहीं हनुमान जयंती के मौके पर देश के विभिन्न राज्यों में शोभा यात्राएं निकाली गईं और इसी बीच गुजरात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हनुमान जयंती पर बोटाद जिले के सारंगपुर मंदिर में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। भगवान हनुमान की इस मूर्ति के निर्माण के प्रोजेक्ट को किंग ऑफ सारंगपुर नाम दिया गया था। बजरंग बली की मूर्ति इतनी विशाल है कि इसका वजन 30,000 किलोग्राम है और लोग मंदिर से 7 किलोमीटर की दूरी से ही भगवान हनुमान के दर्शन कर सकेंगे। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सारंगपुर हनुमान मंदिर में कष्टभंजन देव भोजनालय का भी उद्घाटन किया। इसके साथ हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। 3 अलग अलग तस्वीरें अमित शाह के दौरे की और हनुमान जयंती पर आयोजित कार्यक्रम की। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ए.के. एंटनी के बेटे अनिल एंटनी और दिन भर की बड़ी खबरों में यह खबर शुमार रही। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में ए.के. एंटनी के बेटे ने बीजेपी की सदस्यता ली। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद पिता ए.के. एंटनी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने अपने बेटे के इस फैसले पर दुख प्रकट किया है। ए.के. एंटनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि अनिल के बीजेपी में शामिल होने के फैसले ने मुझे आहत किया है। यह बेहद गलत फैसला है। तो वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने गुरुवार को संसद का बजट सत्र संपन्न होने के बाद संसद भवन से विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला। तिरंगा मार्च में यूपीए के अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। इस मार्च में हिस्सा लेने वाले कांग्रेस के नेता के.सी. वेणुगोपाल ने कहा है कि सरकार खुद संसद नहीं चलने दे रही है। तिरंगा मार्च में कांग्रेस के अलावा द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे समान विचारधारा वाले विपक्षी और वाम दलों के सांसद भी शामिल हुए। मोदी सरकार डेमोक्रेसी के बारे में तो बहुत बातें कहती है, लेकिन जो कहती है उसके तहत चलती नहीं। और आपको एक ही उदाहरण बताऊं, 50 लाख करोड़ का बजट केवल 12 मिनट में पास किया गया। और वो हमेशा कहते गए कि अपोजिशन पार्टी को इंटरेस्ट नहीं है। तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हिंडनबर्ग मामले में प्रधानमंत्री मोदी पर बेबुनियाद आरोप लगाने के लिए गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तीखी आलोचना करते हुए कहा है कि उन्हें ऐसे आरोप लगाने की आदत हो चुकी है। निर्मला सीतारमण ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। They went till the Supreme Court saying you misusing CBI ED. It wasn't even entertained. So that tells you where they are. Impression बना करके चलाओ, fear mongering करके चलाओ, क्योंकि उनके पास कोई कुछ कॉन्क्रीट विषय नहीं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। गुमला पुलिस ने दिल्ली से चुराए गए करोड़ों रुपए के मामले का खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक ओडिशा के 3 दोस्तों ने योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली के करोल बाग के फ्लैट से ये रकम चुराई थी, जो कि दिल्ली के एक जेवर कारोबारी की थी। पीड़ित कारोबारी की सूचना पर ही गुमला पुलिस ने नोटों से भरे हुए 5 बैग के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 2 अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस बैंक कर्मचारियों और इनकम टैक्स अधिकारियों की मौजूदगी में 5 बैग में रखी नोटों की गिनती करती हुई दिखाई दी और करेंसी काउंटिंग मशीन की मदद इस दौरान ली गई। करीब 6 घंटे तक नोटों की गिनती हुई और गिनती के बाद 6,53,97,730 रुपए बरामदगी पुलिस की तरफ से बताई गई। साथ ही सोने की चेन, 3 अंगूठी और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। राउरकेला में आरोपी मोहम्मद फरीद को जेल भेज दिया गया। फिलहाल बरामद कैश को सील किया गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मामले की जांच कर रहा है। साथ ही अब ईडी को भी पूरे मामले की जानकारी दी गई है। एक बरामद किया गया था बस से, उसको हमने अरेस्ट किया और आज जो कुल राशि जो काउंट की गई है टेलर मशीन के द्वारा 6,53,97,730 रुपये पाया गया। 3 सोने जैसा अंगूठी भी है और एक गोल्ड के चेन भी बरामद हुआ जो एक्यूज गिरफ्तार हुआ उनके गले से। इस तरह गुमला पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। इसमें आगे भी जांच जारी है। हमने इसमें आईटी विभाग अपना जांच इसमें पैरेलली कर रहा है और बाकी भी संस्था को हमने सूचित किया है, वो भी अपनी जांच करें। पूरा मामला एक्यूज के बयान में आया, पैसा इन्होंने एक करोल बाग स्थित फ्लैट से उठाया जहां पे सोने के कारोबारी का पैसा रहता था। तो वहीं उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की गई। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला इस पर सुरक्षित रख लिया। फरार शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा है। तो उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद अभियुक्त माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार है। पुलिस यूपी का चप्पा चप्पा छान रही है, लेकिन अभी तक जो है अब वो शाइस्ता पुलिस के हाथ नहीं लगी है। ये खास रिपोर्ट देखिए। अतीक की बीवी या गुनाहों की लेडी डॉन, 20 मददगारों के घेरे में शाइस्ता परवीन। शाइस्ता तक पहुंच नहीं पाएगी पुलिस। करीब 1 महीने से यूपी की पुलिस यूपी का चप्पा चप्पा छान मार रही है। जिले जिले में अतीक की बीवी शाइस्ता की तलाश कर रही है। यूपी के बाहर भी शाइस्ता का सुराग ढूंढने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब तक ना तो शाइस्ता का कोई पता लगा है और ना ही उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। आम से दिखने वाली महिला शाइस्ता को लेकर पुलिस सूत्रों के हवाले से जो दावा किया जा रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। कहा यह जा रहा है कि शाइस्ता दरअसल जितनी साधारण दिखती है उससे कहीं ज्यादा ये शातिर है और ये तब से फरार चल रही है जब से प्रयागराज शूटआउट मामले में इस पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब सवाल उठता है कि करीब 1 महीने से पुलिस शाइस्ता परवीन तक क्यों नहीं पहुंच पाई। दावा किया जा रहा है कि शाइस्ता पुलिस से बचने का पैतरा अच्छी तरह से जानती है। शाइस्ता परवीन के पिता यूपी पुलिस में ही कांस्टेबल के पद पर तैनात थे, लिहाजा शाइस्ता पुलिस के दांव पेच से भी वाकिफ है। शाइस्ता का बोरखा भी उसके बचने में मदद कर रहा है। शाइस्ता परवीन जब भी घर से बाहर निकलती थी वो बोरखे में होती थी, लिहाजा लोग शाइस्ता के चेहरे से अच्छी तरह वाकिफ ही नहीं है और पुलिस के पास भी उसका कोई साफ और लेटेस्ट फोटो नहीं है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने ऐसे 20 लोगों को चिन्हित किया है जो शाइस्ता परवीन के मददगार हैं। इसमें वकील और डॉक्टर के अलावा बड़े बिल्डर शामिल हैं। मददगारों में कई अपराधी और कुछ पुलिसकर्मी भी हैं। इन सभी के खिलाफ पुलिस जांच कर रही है। शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस कौशाम्बी, ग्रेटर नोएडा, मेरठ और दिल्ली के ओखला से लेकर मुंबई और पश्चिम बंगाल में रेड और दबिश डाल रही है।
प्रयागराज शूटआउट केस में शाइस्ता की गिरफ्तारी इसलिए भी अहम है क्योंकि शाइस्ता इस केस की सबसे अहम कड़ी है। जांच में ये बात सामने आई है कि शाइस्ता ने सभी शूटर को अपने हाथों से 50-50 हजार रुपए दिए। यही नहीं, शाइस्ता ने ही प्रयागराज शूटआउट के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट तैयार किया था। इसके अलावा पैसों के इंतजाम में भी शाइस्ता की अहम भूमिका थी। पुलिस सूत्रों की माने तो अब तक की जांच में यही सामने आया है कि अतीक और उसके भाई अशरफ के जेल जाने के बाद से शाइस्ता परवीन ने दहशत के कारोबार की बागडोर को अपने हाथ में ले लिया था। उमेश पाल हत्याकांड से पहले भी साल 2009 में शाइस्ता परवीन के खिलाफ 3 FIR दर्ज हो चुकी थी और अब पुलिस ने प्रयागराज केस में 25,000 का इनाम रखा है। प्रदेश में अपराधियों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अब तक जांच में किसी तरह की कमी से बचते रहे अपराधियों को सलाखों तक पहुंचाने के लिए अब हर जिले में एक क्विक टीम उतरेगी, काम करेगी, जिसकी जिम्मेदारी अपराध की त्वरित जांच कर अपराधियों को सजा दिलाने की होगी। ये खास रिपोर्ट देखिए। गंभीर प्रकृति के अपराधों के खुलासे के लिए क्विक इन्वेस्टिगेशन डिस्पोजल टीम का गठन किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद क्राइम ब्रांच ने इस टीम के गठन की कवायद शुरू कर दी है, जिसमें एडिशनल SP के रैंक के अधिकारी को टीम का प्रभारी बनाया जाएगा। अपराध पर नकेल के लिए क्विक टीम। राज्य सरकार की तरफ से क्विक इन्वेस्टिगेशन डिस्पोजल टीम की घोषणा की गई थी। इस टीम को बहुत जल्द गठन करके सभी जिलों में शुरू करने की कवायद चल रही है और इसमें जो प्रभारी होंगे वो एक एडिशनल SP रैंक के अधिकारी होंगे जो हमारे प्रस्ताव में है। क्विक एक्शन, क्विक इन्वेस्टिगेशन। और ये विशेष तौर पे ट्रेंड होंगे जो कि मौके पे सबसे पहले पहुंचने वालों में से होंगी, सूचना मिलते ही जो भी गंभीर घटनाएं होंगी उसमें, और वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन शुरुआत करते समय एविडेंस की पहचान करना कि क्या क्या एविडेंस इसमें हमारे काम के हो सकते हैं, उनकी लिफ्टिंग करना, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी करना, उनकी पैकेजिंग करना, उनका परिवहन करना। प्रदेश में होने वाले अति संवेदनशील अपराधों में त्वरित और सटीक अनुसंधान के लिए क्विक इन्वेस्टिगेशन डिस्पोजल टीम बनाई जा रही है, जो प्रत्येक जिले में 24 घंटे 3 शिफ्टों में 8-8 घंटे की ड्यूटी देकर आपराधिक घटना का अनुसंधान करेगी और किसी भी घटना स्थल पर प्रारंभिक जांच के दौरान तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों को चिन्हित करेगी। हर जिले में टीम होगी और क्या कितने मेंबर्स इसमें रहेंगे? PSU की ओर से टीम होगी? ये हर जिले में ये टीम होगी, जिले की अपनी टीम होगी और उसमें एडिशनल SP साहब हैं और CI साहब हैं, उनके नीचे सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल्स भी हैं जो कि 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम करेंगे। तो पूरी लगभग 15 लोगों की टीम है। प्रत्येक जिले में क्विक इन्वेस्टिगेशन डिस्पोजल टीम के प्रभारी एडिशनल SP रैंक के अफसर होंगे। सह प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर रैंक का अफसर होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन टीम में 3 सब इंस्पेक्टर, 3 सहायक सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी शामिल होंगे। टीम में 3-3 हेड कांस्टेबल, 8 कांस्टेबल होंगे। एडिशनल SP रैंक के अफसर को 5 साल से ज्यादा का फील्ड अनुभव अनिवार्य रखा गया है। सह प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर रैंक में उस अधिकारी को रखा जाएगा जिसके पास 100 से ज्यादा गंभीर प्रकरणों के अनुसंधान का अनुभव होगा। ये SP की टीम एक तरीके से SP ऑफिस की टीम है, जिसको कि SP साहब अपने निर्देश पे रवाना करेंगे और ये जो भी महत्वपूर्ण प्रकरण होंगे उनमें शुरुआत से ही इन्वॉल्व होगी और सही तरीके से अनुसंधान, सही तरीके से एविडेंस कलेक्ट करना और कम से कम समय में अनुसंधान को पूरा करने के काम को